अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी नज़म। हिस्सा गज़ल आपका पूरा हो चुका है। आज नज़म पढ़ाऊंगी और इसके माने बताऊंगी कि नज़म क्या है। उसके बाद हाल की हालात ज़िंदगी और उनकी लिखी हुई नज़म तालीम से बेतवज्जही का नतीजा पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में पूरी तरह बने रहें और इस सबक को अच्छी तरह पढ़ें ताकि आपका एक एक सब बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और आप सवाल जवाब को अच्छी तरह लिख सकें। तो मेरे साथ पूरा वीडियो ज़रूर देखें और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा लिख सकें। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़म के माने इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के हैं। आराइश यानी सजाना, तरतीब यानी एक दूसरे के लाइन बाय लाइन कतार से किसी चीज़ को सजाना या ढंग से रखना। इंतज़ाम यानी इंतज़ाम करना। तो नज़म के माने क्या है? इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के हैं। आम और वसी मफ़हूम में ये लफ्ज़ नसर के मद्दे मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल होता है। नसर और नज़म, तो नसर तो वो होता है जिसको हम कहानी लिखते हैं, और नज़म किसी बात को जो सजा कर लिखते हैं वो नज़म होता है। और इससे मुराद पूरी शायरी होती है। इससे मुराद पूरी शायरी होती है। इसमें वो तमाम इसनाफ और असालीब शामिल होते हैं जो हैयत के एतबार से नसर नहीं है। जो नसर यानी जो कहानी नहीं है, जो अफसाना नहीं है, बल्कि एक तरतीबवार अंदाज में लिखा गया है, वो नज़म है। इस्तिलाही मानों में गज़ल के अलावा तमाम शायरी को नज़म कहते हैं। असल इसका मायने क्या है? गज़ल के अलावा तमाम शायरी को नज़म कहते हैं। जैसे गज़ल के अलावा क्या हो सकता है? कसीदा, मसनवी, मरसिया, कतिया, ये सबको नज़म कहा जाता है। सिर्फ गज़ल को नज़म नहीं कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। आम तौर पर नज़म का एक मरकज़ी ख्याल होता है जिसके गिर्द पूरी नज़म का ताना बाना बुना जाता है। नज़म में एक उन्वान ले लिया जाता है। जैसे बारिश पे नज़म लिखी गई है, जैसे बारिश पे नज़म लिखी गई है, शबनम पे नज़म लिखी गई है, तो उसके लिए एक उन्वान चुन लेते हैं और उसी पर नज़म लिखा जाता है। ख्याल का तदरीजी इर्तिक़ा भी नज़म की एक अहम खुसूसियत बताया गया है। तवील नज़मों में ये इर्तिक़ा वाज़ेह होता है, मुख्तसर नज़मों में ये इर्तिक़ा वाज़ेह नहीं होता है और अक्सर व बेशतर एक तासीर की शक्ल में उभरता है। नज़म के लिए ना तो हैयत की कोई क़ैद है और ना मौज़ूआत की। चुनांचे उर्दू में गज़ल और मसनवी की हैयत में नज़में और आज़ाद व मुअर्रा नज़में भी लिखी गई हैं। हैयत यानी इसको कोई पाबंदी से लिखने का नज़म में कोई क़ैद नहीं है, और मसनवी की हैयत में नज़में और आज़ाद व मुअर्रा नज़में भी लिखी गई। इस तरह कोई भी मौजू नज़म का मौजू हो सकता है। किसी भी मौजू पर हम नज़म लिख सकते हैं। हैयत के एतबार से नज़म की 4 किस्में होती हैं। हैयत के एतबार से नज़म की 4 किस्में होती हैं। पाबंद नज़म, ऐसे नज़म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की हो, पाबंद नज़म कहलाती है। ऐसी नज़म जिसमें काफ़ियों की मुकर्रर उसूलों की पाबंदी के साथ नज़म लिखी गई हो, बहर के इस्तेमाल के और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्रर उसूलों की पाबंदी की गई हो, पाबंद नज़म कहलाती है। नए अंदाज की ऐसी नज़में भी जिनके बंदों की साख्त मरूजा हैयतों से मुख्तलिफ हो या जिनके मिसरों में काफ़ियों की तरतीब मरूजा असूलों के मुताबिक ना हो, लेकिन इनके तमाम मिसरे बराबर के हों और इनमें काफ़िए का कोई ना कोई इल्तिज़ाम ज़रूर पाया जाए, पाबंद नज़म कहलाती है। इसमें क्या होता है? काफ़िए की तरतीब नहीं होती है लेकिन तमाम मिसरे इसके बराबर होते हैं और एक बहर में होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? पाबंद नज़म कहलाती है। नज़म मुअर्रा आप देखते हैं क्या है? ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे बराबर के होंगे मगर इनमें काफ़िए की पाबंदी ना हो, नज़म मुअर्रा कहलाती है। कुछ लोगों ने इसे नज़म आरी भी कहा है। ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे बराबर के होंगे मगर इनमें काफ़िए की पाबंदी ना हो, नज़म मुअर्रा कहलाती है। कुछ लोगों ने इसे नज़म आरी भी कहा है। आज़ाद नज़म, ऐसी नज़म जिसमें ना तो काफ़िए की पाबंदी की गई हो और ना तमाम मिसरों के अरकान बराबर हों, यानी जिसके मिसरे छोटे बड़े हों, आज़ाद नज़म कहलाती है। इसमें ना तो काफ़िए की पाबंदी है
और ना मिसरों के अरकान की बराबर होते हैं, बल्कि हर शेर के मिसरे छोटे बड़े होते हैं। ये क्या होती है? आज़ाद नज़म कहलाती है। अब नसरी नज़म। नसरी नज़म छोटी बड़ी नसरी सत्तरों पर मुश्तमल होती है। नसरी नज़म क्या होती है? छोटी बड़ी सत्तरों पर मुश्तमल होती है। इसमें रदीफ, काफ़ियों और वज़न की पाबंदी नहीं होती है। ऐसी नज़म में क्या होता है? रदीफ, काफ़ी और वज़न की पाबंदी नहीं होती है। आजकल नसरी नज़म का रिवाज दुनिया के तमाम ज़बानों में आम है। आजकल नसरी नज़म जो है दुनिया के तमाम ज़बानों में आम है। आइए पढ़ते हैं अल्ताफ़ हुसैन की हालात ज़िंदगी। इनकी पैदाइश 1837 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1914 ईस्वी में हुआ। अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। इनकी इब्तदाई तालीम वतन में और कुछ तालीम दिल्ली में हुई। अल्ताफ़ हुसैन हाली बहुत बड़े शायर थे और उन्होंने नज़म कसीदा सब कुछ लिखा और एक तनकीद निगार भी थे। ये कहाँ पैदा हुए? अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। इनकी इब्तदाई तालीम वतन में और कुछ तालीम दिल्ली में हुई। वो उर्दू के अदबी नज़रिया, साज नाक़द, सवाना निगार और साहिब तर्ज इंशा परदाज थे। इंशा परदाज यानी मजमून निगार थे। अदबी नज़रिया, साज नाक़द यानी वो एक बहुत बड़े तनकीद निगार थे और उन्होंने तनकीद मतलब होता है खरे कोठे की पहचान करना कि क्या अच्छा अदब में क्या सही लिखा गया और क्या गलत लिखा गया। तो वो एक बहुत बड़े तनकीद निगार भी थे। सवाना निगार यानी किसी की हालत ज़िंदगी लिखना और साहिब तर्ज इंशात परदाज यानी वो बहुत अच्छे मजमून निगार भी थे। शायर की हैसियत से भी उनका मर्तबा बहुत बुलंद है। उनका असल कारनामा ये है कि उन्होंने उर्दू शायरी को नई राहों पर डाला, गज़ल और कसीदे की खामियों को वाज़ह किया। इनकी गज़लें और नज़में लुत्फ़ व असर के एतबार से आला दर्जे की हैं। एक तो इनकी गज़लें और नज़में लुत्फ़ भी देती है और तासीर भी देती है, उस एतबार से आला दर्जे की हैं। इनके कलाम में सादगी, दर्दमंदी और जज्बात की पाकीज़गी पाई जाती है। इनकी 4 अहम किताबें हयात सादी, मुक़द्दमा, शेर व शायरी, यादगार गालिब और सर सैयद की सवाने हयात जावेद हैं। इनकी जो किताब है तो हयात सादी, उन्होंने सादी की किताब लिखी है सादी के बारे में, और मुक़द्दमा शेर व शायरी और यादगार गालिब में गालिब की हालत ज़िंदगी है, सवाने उमरी है, और सर सैयद की सवाने उमरी में उन्होंने क्या लिखा? हयात जावेद के नाम से उन्होंने लिखी है। मौलाना हाली शेर व अदब को महज मसरत हासिल करने का ज़रिया नहीं समझते थे। शेर व अदब को सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि इससे सिर्फ मसरत हासिल किया जाए, इससे सिर्फ खुशी हासिल किया जाए, बल्कि वो शायरी की मकसदियत के कायल थे। इनका ख्याल था कि शायरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है। बेशक शायरी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार होती है, क्योंकि हम इकबाल की शायरी पढ़ते हैं तो उससे हमें बहुत हौसला मिलता है, उससे बहुत हौसला बुलंद होता है और दुनिया में इससे बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं। वो शायरी के लिए तख़य्युल, मुताला, कायनात और मुनासिब अल्फाज की जुस्तजू को ज़रूरी समझते थे। शायरी के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है? तख़य्युल यानी ख्यालात की बुलंदी, मुताला यानी हमारा मुताला गहरा होना चाहिए, कायनात यानी अल्लाह ताला की बनाई हुई जो चीज़ हमारे आसपास है उसका पूरा हमें उसको बहुत खूबसूरती से पेश करने आना चाहिए, और मुनासिब अल्फाज की जुस्तजू यानी मुनासिब अल्फाज वहाँ पर फिट करना, बैठाना ज़रूरी समझते थे। हाली को गालिब, शेफ्ता और सर सैयद की सोहबत हासिल थी, जिससे इनकी तनकीदी शऊर को जिला मिली, यानी जिससे इनके जो तनकीद उन्होंने किताब लिखी, तनकीदी किताब, उससे उनको बहुत कुछ सीखने को मिला उन लोगों से। हाली ने एक तवील नज़म मदू जज़र इस्लाम मुसद्दस की शक्ल में लिखी। हाली ने एक बहुत बड़ी तवील नज़म लिखी है, लंबी नज़म लिखी है, किस नाम से? मदू जज़र इस्लाम मुसद्दस की शक्ल में लिखी। अब मुसद्दस किसे कहते हैं बता दे? 6 मिसरों का जो एक बंद होता है उसे मुसद्दस कहते हैं। ये नज़म जो हम पढ़ेंगे अभी हाली की, ये भी मुसद्दस की शक्ल में लिखी गई है। मुसद्दस की शक्ल में लिखी, जिसके बारे में सर सैयद ने कहा कि क़यामत के दिन जब खुदा पूछेगा तो तू क्या लाया है, तो मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। ये जो किताब थी मदू जज़र इस्लाम, ये बहुत ही अच्छी किताब लिखी गई है
اور सर सैयद ने इसे बहुत पसंद किया और सराहा है। तभी तो वो कह रहे हैं इस किताब के बारे में कि क़यामत के दिन जब खुदा पूछेगा कि तू क्या लाया है, तो मैं कहूँगा कि हाल ही से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। अब आइए आगे पढ़ते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई नज़म तालीम से बेतवज्जही का नतीजा। इसका मतलब ये हुआ कि बेतवज्जा होना, यानी ध्यान नहीं देना। जब हम तालीम से ध्यान नहीं देते हैं, तालीम को नज़रअंदाज करते हैं और इल्म हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक जज्बा नहीं होता है, एक हमारे अंदर जो लगन और मेहनत होनी चाहिए वो नहीं होता है, तो इससे हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है और इसका बहुत बुरा नतीजा निकलता है। तो इसका नतीजा क्या क्या है यहाँ पे बता रहे हैं। जिन्होंने के तालीम की कदर कीमत न जानी मुसल्लत हुई उन पे जुल्मत, मलूक और सलातीन ने खोई हुकूमत, घरानों पे छाए अमीरों की निकबत, रहे ख़ानदानी न इज़्ज़त के काबिल, हुए सारे दावे शराफत के बातिल। जिन्होंने तालीम की कदर कीमत नहीं जानी उन पे क्या हुई, मुसल्लत हो गई जुल्मत, यानी उन पर जो है क्या मुसल्लत हो गई अंधेरा तारीकी। जो इंसान तालीम की कदर कीमत नहीं जानता है, समझो वो अंधेरे में है, उसके ऊपर क्या हावी हो गई, मुसल्लत यानी हावी हो गई, अंधेरा उसके ऊपर हावी हो गया। मलूक और सलातीन ने खोई हुकूमत। मलूक मुल्क की जमा है और सलातीन सुल्तान की जमा, यानी मुल्क और सुल्तान ने क्या हुकूमत खो दी। और घरानों पे छाई अमीरों के निकबत। निकबत माने होता है गरीबी, मुफलिसी, बदहाली, गरीबी। तो मुल्क और सुल्तान ने अपनी हुकूमत खो दी और घर पे क्या हो गए, अमीरों के घर पर गरीबी और मुफलिसी छा गई। और जो इज़्ज़तदार ख़ानदान थे वो इज़्ज़त के काबिल न रहे और सारे दावे इनके जो थे वो झूठ हो गए। न चलते हैं वहाँ काम कारीगरों के, न बरकत है पेशा में पेशावरों के, बिगड़ने लगे खेल सौदागरों के, हुए बंद दरवाजे अक्सर घरों के, कमाते थे दौलत जो दिन रात बैठे, वो अब हैं धरे हाथ पर हाथ बैठे। कारीगर जो बहुत कारीगरी में आगे थे और बहुत हुनर में आगे थे, तो उनका क्या है, कारीगरी का काम नहीं चल रहा। न बरकत है पेशा में पेशावरों को, जो पेशावर थे खास अपने काम के, उनके काम का भी पेशा नहीं चल रहा है। और सौदागरों का क्या है, खेल बिगड़ने लगा है और सब दुकान पे ताले लग गए हैं। जो दिन रात कमाते थे अब वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हुनर और फनवा है सब घटते जाते, हुनरमंद हैं रोज़ो शब घटते जाते, अदीबों के फजलो अदब घटते जाते, तीब और इनके मतब घटते जाते, हुए पस्त सब फलसफी और मनाजिर, न नाजिम है सरसब्ज उनके न नाशिर। अब जितने हुनर वाले थे और फन वाले थे, सबके हुनर और फन घटते जाते हैं क्योंकि इल्म नहीं है। जब इंसान के अंदर इल्म नहीं होता है तो उसकी जो हुनरमंदी है और जो फन है वो घटती जाती है। और हुनरमंद है रोज़ शब घटते जाते हैं, हुनरमंदी रोज़ यानी दिन रात करके घट रही है आहिस्ता आहिस्ता। और अदीबों के फजलो अदब घटते जाते हैं, अदीबों के जो अंदर अदीब था, अदब था, वो घट रहा है। और तीब जो थे, हकीम जो थे, वो भी तीब यानी इलाज करने वाला हकीम, और मतलब यानी दवाखाना, ये सब भी क्या हो रहा है, बंद होते जा रहे हैं, अब घटते जा रहे हैं क्योंकि इसके किसी के अंदर अब इल्म नहीं रहा। हुए पस्त सब फलसफी और मनाजिर, न नाजिम है सरसब्ज उनके न नाशिर। और जितने फलसफी थे, मंजर पेश करने वाले, सब क्या है, घट रहे हैं क्योंकि उसके तो ना इंतज़ाम करने वाले हैं, नाजिम ना इंतज़ाम करने वाले हैं और ना उनको नशर करने वाले, नशर यानी फैलाने वाले हैं। तो आपको किसी के अंदर इल्म ही नहीं रहा, तो इसलिए सब कुछ घट रहा है। अगर एक पहनने को टोपी बनाए तो कपड़ा वो एक और दुनिया से लाए, जो सीने को वो एक सुई मंगाए तो मशरिक़ से मगरिब में लेने को जाएं। हर एक शय में गैरों के मोहताज हैं वो, मैकेनिक्स की रौ में ताराज हैं वो। अगर हमें एक टोपी भी बनाना पड़ता तो कपड़ा हमें किसी और दुनिया से लाना पड़ता है, एक सुई उसको सीने के लिए कहीं और से मंगाना पड़ता है, यानी हमें मशरिक़ से मगरिब जाना पड़ता, और हर एक शय के लिए हम लोग मोहताज हो गए हैं।
और मैकेनिक्स में ताराज हैं वो, यानी सब चीज़ अब बर्बाद हो रहा है और हर चीज़ के लिए हम लोग मोहताज हो गए हैं। जो मगरिब से आए न माले तिजारत, तो मर जाए भूखे वहाँ अहले हुरफत। हो तज्जार पर बंद राह मईशत, दुकानों में ढूंढे न पाए बजात। पराए सहारे हैं वे यो वहाँ सब, तो फैली हैं सेठ और तज्जार वहाँ सब। मगरिब से अगर माल नहीं आए, अगर हम लोग माल नहीं खरीदे, तो वहाँ के लोग क्या होंगे? मर जाएं भूखे वहाँ अहले हुरफत, यानी तिजारत करने वाले लोग वहाँ क्या है? कारीगर लोग वहाँ मर जाएंगे अगर वहाँ से बाहर मुल्क से सामान नहीं आएगा। और तज्जार यानी ताजिर, ताजिर की जमा तज्जार हो गए, तो वहाँ के तज्जार पर सबकी राह क्या है? मईशत बंद हो जाएगी। दुकानों में ढूंढे ना पाए बजात, यानी वहाँ दुकान में क्या है? सारी पूंजी भी दुकानों की खत्म हो जाएगी। पराए सहारे हैं व्यापारियों, व्यापारियों क्या है? वहाँ के दूसरे मुल्क के सहारे हैं। और वहाँ के तज्जार भी क्या है? दूसरे मुल्क के सहारे अपना तजारत करते हैं। ये है तुर्क तालीम की सब सजाएं, वो काश अब भी गफलत से बाज अपनी आए। मुबादा रहे आफियत फिर न पाए, कि हैं बेपनाह आने वाली बलाएं। हवा बढ़ती जाती सरे रह गुजर है, चिरागों को फानूस बिन अब खतर है। तर्क तालीम माने तालीम छोड़ने का नतीजा। ये सब जो है सजाएं तालीम छोड़ने की है। वो काश अब भी गफलत से बाज आए, यानी अब भी इंसान गफलत से बाज आ जाए। मुबादा रहे आफियत फिर ना पाए, ऐसा ना हो कि फिर दोबारा हमें आफियत नहीं मिले। और क्योंकि अब बेपनाह भलाएं आने वाली हैं। जब इंसान तालीम तर्क कर देता है, तालीम छोड़ देता है, तो बेपनाह मुसीबत भलाएं आने का डर होता है। हवा बढ़ती जाती सरे रह गुजर है, चिरागों को फानूस बिन अब खतर है। सरेरा क्या है? हवा बढ़ती जा रही है और चिरागों को क्या है? फानूस से भी खतर है। अब फानूस को क्या है? चिराग बनाना ही पड़ेगा और इंसान को गफलत की नींद से जागना ही होगा। लिए फर्द बख्शी दौरा खड़ा है, हर एक फौज का जायजा ले रहा है। जिन्हें माहिर और करतबी देखता है, उन्हें बख्शता तीग व तबल व नवा है। ये है बेहुनर एक कलम छटते जाते, रसालों से उनके नाम उनके हैं, रसालों से नाम उनके हैं कटते जाते। एक आदमी जो है वो क्या है? एक कॉपी कलम लेकर खड़ा और सबका जायजा ले रहा है, फौज का जायजा ले रहा है। और जिन्हें माहिर समझता है, अपने हुनर में माहिर समझता है, उन्हें क्या करता है? तीगो तवल देता है, यानी नक्कारा बजाता है और उसको अपने रिसालों में अपना नाम लिखता है उसका। और ये है बेहुनर या कलम छटते जाते। और जो लोग बेहुनर हैं, जो इल्म नहीं जानते हैं, जो कुछ नहीं जानते, उन्हें क्या है? छांट दिया जाता है और उन रिसालों से नाम उनके हैं कटते जाते हैं और रिसाले से उनका नाम कट जाता है। ये सब तालीम से बेतवज्जही का नतीजा है। यह ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का लिखा हुआ। आइए पढ़ते हैं लफ्ज़ और मायने। बेतवज्जही माने ध्यान ना देना, ताल्लुक ना रखना। मुसल्लत यानी छाया हुआ, हावी। और निकबत माने बताया था मैंने, मुफलसी, बदहाली, ख्वारी। जुल्मत यानी होता अंधेरा, तारीकी। बातिल यानी झूठ। पेशा यानी वो काम जो रोज़ कमाने के लिए किया जाए। फजल यानी बुजुर्गी, मेहरबानी। तबीब इलाज करने वाला हकीम। और मतब होता है दवाखाना। नाशिर यानी फैलाने वाला, यानी किताबें छापने वाला। और नाजिम यानी इंतज़ाम करने वाला। सेक्रेटरी के माने भी मुस्तअमल है। ताराज यानी बर्बाद। अहले हुरफत यानी कारीगर, तज्जार, ताजिर की जमा तिजारत करने वाला। मईशत यानी कारोबारी, रोज़ी, सबब ज़िंदगी। बजात बोलते हैं पूंजी और सामान को। अतुफैल यानी बिन बुलाया मेहमान। मुबादा कहीं ऐसा ना हो खुदा न खास्ता। रहे आफियत यानी बचाव का रास्ता, खैरियत का रास्ता। तबल यानी नक्कारा, नवा, आवाज़। रसालो यानी रिसाला की जमा, फौजी, दस्ता। पढ़ते हैं गौर करने की बात। किसी भी फ़र्द, जमात, कौम और मुल्क की तरक्की के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है।
तालीम क्या है? किसी भी जमात के मुल्क, कौम और किसी फ़र्द, किसी एक ख़ास आदमी के लिए भी तालीम बहुत ज़रूरी है। दुनिया के वही ममालिक और कौमें खुशहाल और तरक्की पजीर हैं जहाँ के शहरियों में हर तरह की तालीम और इल्म हुनर मौजूद है। इस नज़म में हिंदुस्तानी कौम की तालीम से दूरी को मौजू बनाया गया है और तालीम के ना होने की वजह से जो नुकसानात होते हैं इन पर रोशनी डाली गई है। ये नज़म मुसद्दस के फॉरम में लिखी गई है, यानी ये नज़म मुसद्दस के हैयत में लिखी गई है। मुसद्दस इस नज़म को कहते हैं जिसके एक बंद में 6 मिसरे होते हैं। ऐसी नज़म जिसके एक बंद में 6 मिसरे होती हैं उसे मुसद्दस कहते हैं। ये नज़म भी मुसद्दस के हैयत में लिखी हुई है क्योंकि इसमें भी एक बंद में 6 मिसरे हैं। इस नज़म में सादा और सलेस ज़बान का इस्तेमाल हुआ है। आइए अब सवाल जवाब देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम तालीम से बेतवज्जही का नतीजा, नज़म का खुलासा। आइए देखते हैं इसका खुलासा। हाली ने नज़म के आगाज़ में बताया है कि जिन लोगों ने तालीम की कदर कीमत को तस्लीम नहीं किया वो पीछे चले गए, गुमनाम हो गए, इनकी सल्तनतें ख़त्म हो गईं, इनकी अमीरी गरीबी में बदल गई, इनकी ख़ानदानी इज़्ज़त और शराफत सब छिन गए। बग़ैर तालीम के ना तो सनअत व हिरफत ही चलती है, ना तिजारत ही में तरक्की मुमकिन है। वो ताजिर और पेशावर लोग और कारखानेदार जो कल तक सैकड़ों कमाया करते थे आज अपना कारोबार बंद किए बैठे हैं। तालीम से गफलत इन्हें हुनर से भी दूर ले जा रही है। हुनरमंद और दस्तकार धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। यही हाल इल्म, अदब और फ़नून का भी है। इधर हकीम, फ़िलासफ़र, नाजिम और नाशिर सभी बदहाल हैं, सब हैं परेशान। हालात यह है कि कपड़े की टोपी बनाने के लिए टोपी का कपड़ा और सीने की सुई तक के लिए हम दूसरों के मोहताज हो गए हैं। हुनरमंदी हमसे कोसों दूर हो चुकी है। अगर हम मगरिब से तजारत का माल ना खरीदें तो वहाँ के अहले हुरफा फाक़े करने लगेंगे और वहाँ के ताजिर भी तजारत ना कर पाएंगे। वहाँ के ताजिर हम पर मुनहसर हैं, वो लोग हमारा इस्तेहाल कर रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने तालीम की तरफ से बेरुखी अख्तियार कर रखी है। काश अहले वतन गफलत की नींद से बेदार हो जाएं। ज़माने का मुंशी इन लोगों के नाम लिख रहा है जो माहिर और करतब वाले हैं और इन्हें इज़्ज़त, शहरत, दौलत, तख्त ताज अता कर रहा है और जो बेहुनर और जाहिल हैं इनके नाम अपनी कॉपी से काट रहा है। आइए आप देखते हैं सवाल जवाब। सवाल नंबर 1 है तालीम की कदर कीमत क्या है? जवाब लिखेंगे तालीम ही की वजह से इंसान इज्जत, दौलत और शहरत पाता है। तालीम ही की बदौलत मुल्क व कौम तरक्की करते हैं और जो कौमें तालीम की कदर कीमत को नहीं जानती या तालीम से बेरुखी अख्तियार करती हैं वो दूसरों की महकूम बन जाती हैं, ग़ुलाम बना ली जाती हैं और इनका हर तरह से इस्तेहाल किया जाता है। सवाल 2 है हुकूमत और कौमों पर ज़वाल कैसे आता? तो जवाब लिखेंगे क़ुव्वत फ़िक्र अमल पहले फ़ना होती है तब कहीं कौम की अज़मत पे ज़वाल आता। जो हुकूमतें और कौमें तालीम से बेगाना हो जाती हैं, जो कौमें अमल से दूर ऐश व आराम में मसरूफ़ हो जाती हैं तो इन कौमों पर ज़वाल आ जाता है। जो कौमें शमशीर व सना को छोड़कर ताउस व रबाब में गुम हो जाती हैं वो कौमें और वो हुकूमतें दूसरों के ग़ुलाम हो जाती हैं। सवाल 3 है शराफत और इज़्ज़त का मेयार क्या है? जवाब लिखेंगे शराफत और इज़्ज़त का मेयार है अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार। लेकिन शराफत और इज़्ज़त के लिए तालीम भी ज़रूरी है। बग़ैर तालीम के शराफत और इज़्ज़त बरकरार नहीं रह सकती। सवाल 4 है तर्क तालीम के क्या क्या नुकसानात हैं? जवाब लिखेंगे तर्क तालीम की वजह से इंसान की शराफत और इज़्ज़त ख़तरे में पड़ जाती है। कौमें दूसरों की ग़ुलाम बन जाती हैं, इनकी सनत व हिरफत तबाह हो जाती हैं और वो हर चीज़ के लिए दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। इनका तरह तरह से इस्तेहाल किया जाता है। सवाल 5 है किसी मुल्क और वहाँ के अवाम की तरक्की किन चीज़ों से हो सकती है? जवाब लिखेंगे किसी मुल्क और इसके अवाम की तरक्की का दार मदार तालीम पर मुनहसर है। तालीमी के सहारे वो साइंसी मैदान में तरक्की करेगी। इसके अलावा ज़िंदगी के हर शोबे में
तालीम के ज़रिया तरक्की मुमकिन है। सनत व हरफत, तजारत, ज़राअत और दूसरे तमाम शोबों में मुल्क इसी वक्त तरक्की कर सकता है जब वहाँ के अवाम तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हों, इनके दिल में वतन की मोहब्बत हो और वो लोग अपने फ़राइज़ से बखूबी वाकिफ़ हों। इन सब के होते ही मुल्क तरक्की कर सकता है। अब देखें, वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखें। ये सब अल्फाज दिए हुए हैं। वाहिद है ये और ये जमा है। मुल्क का ममालिक और अमीर का जमा अमीरों, सुल्तान का सलातीन और पेशावर का पेशावरों। आइए आगे देखते हैं। सौदागर का सौदागरों, मंजर का मनाजिर, रिसाला का रिसालों, तबीब का अतलबा, ताजिर का तज्जार और फौज का अफवाज। ये वाहिद जमा हो गया। अब सवाल जवाब देखते हैं। मुसद्दस किसे कहते हैं? जवाब लिखेंगे, ऐसी नज़म जिसके एक बंद में 6 मिसरे हों मुसद्दस कहलाती है। नज़ीर की आदमी नामा और हाली का मुसद्दस हाली इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। हाली के नज़म तालीम से बेतवज्जही का नतीजा का तनकीदी जायज़ा लीजिए। जवाब लिखेंगे, सर सैयद हो या हाली, शिबली हो या आज़ाद, सर सैयद की तहरीक से वाबस्ता हर एक का एक ही मकसद था कि सोई हुई कौम को किस तरह जगाया जाए। तालीम से बेतवज्जही का नतीजा भी इस मकसदियत की ज़ेर असर लिखी गई नज़म है। सीधे साधे बयानिया अंदाज में हाली ने हिंदुस्तानी मईशत की खस्ता हाली पर रोशनी डाली है, यानी हिंदुस्तान की कारोबारी ज़िंदगी पर और सबब ज़िंदगी पर रोशनी डाली और यहाँ के कौम की हालत पर ज़िंदगी डाली है जो तालीम से बेतवज्जा है। इसके ऊपर रोशनी डाली गई है कि किस तरह आज हम छोटी से छोटी चीज़ के लिए दूसरों पर मुनहसर हैं। हमारे यहाँ किस तरह ख़ानदानी शराफत और इज़्ज़त पामाल हो रही है। हमारे ताजिर, हमारे पेशावर, हमारे फ़नकार, हमारे मुंतज़िम, हमारे नाशिर, हमारे शायर और अदीब बेकार बैठे हैं। किस तरह हमारी मईशत तबाह हो रही है और किस तरह हमारी दौलत पर बरतानवी साम्राज्यत का परवरदा मगरिबी सेठ और साहूकार ऐश कर रहे हैं। हाली रवा दवा अंदाज में मुल्की ज़बो हाल इसकी खस्ता मईशत की सच्ची और खरी तस्वीर पेश करते हैं। अगरचे अंदाज़ बयां में बहुत चाबुकदस्ती नहीं है, लेकिन जज्बे की हरारत ने काफ़ी हद तक इस सादगी में भी हुस्न पैदा कर दिया है। बातें दिल से निकली हैं, इसलिए दिल पर असर भी करती हैं। हाली ने इस नज़म में हिंदुस्तानी कौम की तालीम से दूरी को मौजू बनाया है और तालीम ना होने की वजह से जो नुकसानात होते हैं इन पर रोशनी डाली गई है और गाफिल कौम को गफलत की नींद से बेदार करने की कोशिश अंदाज़ बयां सादा मगर पुरअसर है। बहैसियत मजमूई नज़म को एक कामयाब ज़रूर कहा जा सकता है।